हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर आपका है 80। 79 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का निर्वाचन और संचालन करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्य के राज्यपाल। तो देखिए राज्य विधानसभा की बात की जा रही है, इसका निर्वाचन और संचालन कौन करता है? तो ये करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए भारत का निर्वाचन आयोग किस किस की मतलब निर्वाचन और संचालन करता है? तो देखिए विधानसभा हुआ, लोकसभा राज्यसभा हुआ, दोनों सांसद हुआ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनका जो है कि सब निर्वाचन आयोग करता है, इनका इलेक्शन जब होता है तो। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान में कहाँ बताया गया है? तो 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है कि एक अस्थायी संवैधानिक निकाय होता है और इसकी स्थापना आपका 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, देखिए इसमें एक जो होता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, उसका एज क्या होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वही जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका जो होता है कि 62 साल और 6 साल होता है। इसमें दोनों में पहले जो भी हो जाता है तो ये रिटायर्ड हो जाता है। देखिए अगर मान लीजिए कि वो ऐसे समझ लेते हैं कि वो हो गया आपका 63 ईयर का। ठीक है, 63 ईयर का हो गया और वो उसको बना दिया गया भारत का निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो वो क्या होगा? अब ये 6 साल नहीं रहेगा, ये आपका बस 2 साल ही रहेगा, क्योंकि 65 साल हो जाएगा ना। अगर ये 50 साल का है तो अब ये नहीं कि ये 65 साल तक रहेगा, 50 साल में 6 साल जोड़ दीजिए, बस वो 56 साल में वो रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? 5, 10, 12 और 8। तो देखिए जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस टाइम पे द्विसदनीय विधायिकाएं थी, मतलब कितने राज्यों में? तो वो था आपका 5 राज्यों में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि 5 राज्य वो कौन कौन है। थोड़ा सा आप लोग गूगल कीजिएगा, बुक देखिएगा, थोड़ा सा आपका ये होमवर्क है। ठीक है, कि द्विसदनीय विधायिकाएं जो है कि कौन कौन सा वो 5 राज्य था जो जबकि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह, 1 माह। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो देखिए अगर उसको मंत्री बना दिया गया है और वो किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं है तो वो रहेगा कितने तक? 6 माह तक रहेगा बस। ठीक है, 6 माह के अंदर अंदर उसको क्या करना होगा कि किसी भी मतलब जो भी विधानसभा क्षेत्र से उसको निर्वाचित होकर के आना पड़ेगा, चाहे वो बाई इलेक्शन से आए या फिर जैसे भी आए, मतलब बाई इलेक्शन ही कराए जाते हैं, उपचुनाव होते हैं। तो वो विधानसभा में का सदस्य अगर बन जाता है तो फिर वो मंत्री पद पे रहेगा। ठीक है, अगर वो नहीं बनता है तो फिर 6 महीने बाद वो मंत्री पद पे नहीं रहेगा। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, लगभग हो ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत में संविधान के ये संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? तो ये जो है कि आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है। ठीक है, देखिए भारत सरकार
अधिनियम 1935 जो है ये ब्रिटिश शासनकाल का समय पारित हुआ था ये, ठीक है। अधिनियम इसमें क्या था कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। और क्या चीज़ था, तो इसमें राज्यों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, ठीक है। और इनमें एकीकृत भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान रखा गया था। क्या रखा गया था कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से मिलकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। देखिए इस संघ का निर्माण जो है ना, तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नरों प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर होना था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो है कि व्यवस्था ये लागू नहीं हो पा सकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो वो कौन सा अधिनियम था जो कि भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? तो वो था आपका यही भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी आपका गवर्नर जनरल को। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना। देखिए क्वेश्चन को समझिए आप लोग कि कौन सा एक भारत शासन अधिनियम जो 1935 था उसमें स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, ठीक है। तो देखिए उसमें विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि ये भी उसका अवयव है, एक संघ की योजना पर विचार ये भी अवयव है उसका, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशित करना जाना भी ये भी अवयव है। देखिए देश के लिए लिखित संविधान जो है ये नहीं है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था, ठीक है। ये कब हुआ, तो भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ क्रिप्स मिशन में किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पत्र एवं उनके संपादक का गलत युग्म बताइए। बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ थत्ते, बुद्धि प्रकाश मुंशी सदाशिवलाल, सर्वहितकारक शिव नारायण, कवि वचन सुधा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसमें कुछ पत्रिकाएं हैं और उसके संपादक की बात की जा रही है। तो बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ थत्ते इन्होंने ही मतलब इस पत्रिका का वो किया था। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदाशिवलाल जी ने किया था। सर्वहितकारक का शिव नारायण ने किया था। कवि वचन सुधा की बात करें तो ये जो है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं किया था। तो ये किसने किया था, तो ये देखिए ये 15 अगस्त 1867 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काशी से कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका का आरंभ किया था, ठीक है। तो कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख सितार वादक मुश्ताक अली खां का संबंध किस घराने से है? आगरा घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना, इटावा घराना। तो जो ये सितार वादक हैं कौन, मुश्ताक अली खां, तो इनका संबंध जो है कि आपका बनारस घराने से है। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 जून 1911 में बनारस के सिवाला मोहल्ले में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया है? मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बुलंदशहर। किसको शामिल किया गया है 8वें जिले के रूप में? तो इट मीन्स कि इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। तो किसे शामिल किया गया इसमें? तो शामली को शामिल किया गया है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, एक तो शामली हो गया। 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में? तो ये हैं आपके मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी तो हैं सारे, ठीक है, लेकिन जब भी जो रिसेंटली लास्ट में जो शामिल किया गया था तो ये शामली को शामिल किया गया। हालांकि ये सब सारे हैं, 8 के हमने नाम बता दिया, लेकिन रिसेंटली क्या पूछ रहा है कि कौन सा शामिल किया गया। देखिए अगर बात करें हम एनसीआर की, तो एनसीआर जो है कि आपका 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका अनुच्छेद 239 क में क जोड़ा गया और क में ख जोड़ा गया। ठीक है, और इसके द्वारा जो है कि संघ क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया और उसी से ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम रखा गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केले के खाद्य प्रसंस्करण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, प्रतापगढ़। तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है केले के खाद्य प्रसंस्करण में? तो ये है आपका कौशाम्बी। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले में कौन सा जिला आबादी के मामले में शामिल है? प्रयागराज, हरदोई, सीतापुर, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले में कौन सा जिला शामिल है आबादी के मामले में? तो वो है आपका सीतापुर। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, ललितपुर, देवरिया। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो ये है आपका प्रयागराज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद। देखिए पहले नंबर पे आपका प्रयागराज है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो मुरादाबाद है आपका। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है। चौथे नंबर पे कौन सा है आपका? तो ये आजमगढ़ है। ठीक है, देखिए अगर जनगणना की बात करें हम लोग, तो जनगणना जो है कि 2011 में कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में की गई थी। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ठीक है, 10 वर्षीय जनगणना की हम बात करें तो ये आपका 1881 में पहली बार 10 वर्षीय जनगणना की गई थी और उसके बाद से जो है कि कंटिन्यू 10 वर्ष पे जनगणना होने लगा। देखिए जनगणना जो है ना कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है और महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा ये किया जाता है। देखिए 2021 में जो जनगणना होगी वो कौन से नंबर की जनगणना होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, रामपुर। तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका श्रावस्ती। सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में निम्न में से कौन सा जनपद शामिल नहीं है? लखीमपुर खीरी, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर। नेपाल से सीमा साझा करने वाला 7 जनपद हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के, उसमें से ये पूछ रहे कौन सा शामिल नहीं है?
तो वो आपका बिजनौर शामिल नहीं है। देखिए 7 जनपद कौन कौन से हैं, तो आपका पीलीभीत है, लखीमपुर है, बहराइच है, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिला हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। दूसरा दिया गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1947 में बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है कि 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, बिल्कुल सही है, भी कहा जाता था, जो कि 1947 में बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। देखिए ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस तो कहा जाता था, लेकिन ये 1947 में इसको बदलकर उत्तर प्रदेश नहीं किया गया, ये 1950 में बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। तो इट मीन्स कि दूसरा ये गलत हो जाएगा, तो केवल 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर में नेपाल को छूता है। उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान है, जबकि पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर में नेपाल छूता है। देखिए इसको मैप में बिल्कुल समझ लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपका है इंडिया का मैप, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपका जो है उत्तर में नेपाल है, तो देखिए ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के आपके उत्तर में नेपाल है, बिल्कुल सही है। और उत्तर प्रदेश के अगर पश्चिम में देखा जाए तो हरियाणा भी है, दिल्ली भी है और राजस्थान भी है, और पूर्व में आपका बिहार और झारखंड है, ठीक है। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 400 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस पर रखा। दूसरा दिया गया कि संसार के प्राचीनतम शहरों में एक माना जाने वाला वाराणसी शहर उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। देखिए उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास जो है 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम रखा था, इतना पुराना है उत्तर प्रदेश का इतिहास, ठीक है, बिल्कुल सही है। संसार के प्राचीनतम शहरों में एक माने जाना वाला आपका वाराणसी जो शहर है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा था हम लोगों ने, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन ये था कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए आपका 25 वर्ष। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी व पश्चिमी सीमा का निर्धारण किन नदियों के द्वारा किया जाता है? क्रमशः सोन नदी व यमुना नदी, क्रमशः चंबल नदी व गंडक नदी, क्रमशः गंडक नदी व यमुना नदी, क्रमशः केन नदी व गंडक नदी। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा का निर्धारण है वो किन किन नदियों के द्वारा किया जाता है, मतलब किन 2 नदियों के बीच में वो जो है कि आपका उत्तर प्रदेश स्थित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं या फेसबुक पे करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे हमारा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे हमारा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके, तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया,
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।